आइए आज हम बात करते हैं लीवर ट्यूमर्स की। तो देखिए लीवर में जो ट्यूमर्स होते हैं हम उसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि जो लीवर ट्यूमर होता है ये दो तरह का होगा, या तो ये प्राइमरी लीवर ट्यूमर होगा या तो मेटास्टैटिक होगा। ठीक है, तो देखिए मेटास्टैटिक लीवर ट्यूमर जो होता है यही मोस्ट कॉमन लीवर ट्यूमर होता है। तो मेटास्टैटिक लीवर ट्यूमर मोस्ट कॉमन लीवर ट्यूमर होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो डिटेल में बात करने वाले हैं ये प्राइमरी लीवर ट्यूमर की बात कर रहे हैं। अब देखिए प्राइमरी लीवर ट्यूमर हमारा जो होता है या तो ये मैलिग्नेंट होगा या तो ये बिनाइन होगा। ठीक है, तो बिनाइन में देखिए इसके तीन टाइप होते हैं, हिपैटिक हीमेंजियोमा, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया और हिपैटिक एडिनोमा। तो ये तीन हमारे बिनाइन होते हैं प्राइमरी लीवर ट्यूमर्स। और देखिए मैलिग्नेंट में हमारे दो होते हैं, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा और हिपैटिक एंजियोसार्कोमा। ठीक है, तो ये हमारे दो जो होते हैं ये मैलिग्नेंट प्राइमरी लीवर ट्यूमर होते हैं। तो देखिए सबकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिनाइन की, इन तीनों की बात करेंगे। तो बिनाइन में देखिए एक चीज बताते हैं कि ये जो तीनों बिनाइन है ना ये मोस्ट कॉमनली हमको फीमेल में देखने को मिलते हैं, और इन तीनों में ना हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है ये CECT देखने को मिलती है। तो ये तीनों में कॉमन है, इस वजह से बता दिए कि ये हम जान जाएंगे। तो हमारा पूरे बिनाइन जो तीनों है सब में सेम रूल अप्लाई होगा। तो देखिए सबसे पहले हिपैटिक हीमेंजियोमा बताया गया क्या है कि हिपैटिक हीमेंजियोमा आल्सो कॉल्ड कैवर्नस हीमेंजियोमा। तो हिपैटिक हीमेंजियोमा को हम कैवर्नस हीमेंजियोमा भी बोलते हैं और मोस्ट कॉमन बिनाइन लीवर ट्यूमर। तो ये देखिए इन तीनों में ना सबसे ज्यादा कॉमन हमारा हिपैटिक हीमेंजियोमा ही होता है, यही यहाँ बताया गया मोस्ट कॉमन बिनाइन लीवर ट्यूमर्स। और यहाँ पे हमको वेनस माल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया। तो हिपैटिक हीमेंजियोमा में हमको वेनस माल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और इसमें एज बताया गया टिपिकली अगर एट एज 35 टू 50 ईयर्स। ठीक है, तो 35 टू 50 ईयर्स लगभग सब में यही एज हमको देखने को मिलती है। तो 35 टू 30 टू 50 ईयर्स या 35 टू 50 ईयर्स यही एज होती है, इसमें भी और इसमें भी यही एज होती है, बल्कि इसमें रिप्रोडक्टिव एज होती है। तो अभी हम बताते हैं। तो देखिए एज हो गया, और उसका फिर बायोप्सी यहाँ पे जो होती है ये कंट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों? क्योंकि बायोप्सी इसलिए कंट्रा इंडिकेटेड होती है ना, क्योंकि यहाँ पे हेमोरेज का रिस्क ज्यादा होता है। तो हेमोरेज का रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे वेनस माल फॉर्मेशन होता है, इस वजह से यहाँ पे हम बायोप्सी को कंट्रा इंडिकेटेड करा देते हैं। और उसका फिर हम बात करते हैं फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया की। तो देखिए फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया ये सेकंड मोस्ट कॉमन बिनाइन लीवर ट्यूमर है। तो मोस्ट कॉमन हमारा ये हो गया, सेकंड मोस्ट कॉमन ये हो गया, और थर्ड पे ये आ गया। ठीक है, तो देखिए लाइन से दिया गया है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन बिनाइन लीवर ट्यूमर ये फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया ही है, और अकर्स प्रीडोमिनेटली इन फीमेल एज 35 टू 50 ईयर्स। तो देखिए ये भी वही है कि 30 से 50 या 35 से 50 साल के फीमेल में देखने को मिलता है। तीनों को फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और देखिए हाइपरप्लास्टिक रिएक्शन ऑफ हिपेटोसाइट टू एन एबरेंट डिस्ट्रोफिक आर्टरी। तो एबरेंट डिस्ट्रोफिक आर्टरी की वजह से ना यहाँ पे हमको हाइपरप्लास्टिक रिएक्शन देखने को मिलता है हिपेटोसाइट का। तो यही होता है हमारा फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिला? क्योंकि यहाँ पे एबरेंट डिस्ट्रोफिक जो आर्टरी होती है यहीं पे हमको हाइपरप्लास्टिक हिपेटोसाइट का रिएक्शन देखने को मिलता है, और मार्क बाय सेंट्रल सैटेलाइट स्कार। और यहाँ पे देखिए हमको सेंट्रल सैटेलाइट स्कार देखने को मिलता है। ये देखिए ये सेंट्रल सैटेलाइट स्कार हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया में हमको सेंट्रल सैटेलाइट स्कार देखने को मिलता है, ये बहुत बड़ी इसकी फाइंडिंग है। ठीक, और उसको फिर देखिए बताया गया कि ये जो होता है ना यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, और मोस्टली जब एसिम्प्टोमेटिक है तो हमको डिटेक्ट कैसे होगा? तो इंसिडेंटली ये डिटेक्ट होगा, यानी हम किसी और चीज के लिए इसका CT वगैरह करेंगे तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो है फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया है। और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट में बताएं कि यहाँ पे कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कुफर सेल्स का क्या रोल होता है कि जब हम यहाँ पे सल्फर कोलॉइड स्कैन करते हैं ना तो ये कुफर सेल्स की वजह से यहाँ पे हमको हॉट स्पॉट देखने को मिलता है। तो कुफर सेल्स ये फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया में हमको देखने को मिलते हैं। और अब उसके बाद हम तीसरी की बात करते हैं जो हमारा बिनाइन ट्यूमर है हिपैटिक एडिनोमा। तो देखिए हिपैटिक एडिनोमा ये रेयर होता है, और देखिए बिनाइन ट्यूमर हम बताएं ये सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा कॉमन ये होता है, सेकंड पे है और थर्ड पे ये है, और ऑफन रिलेटेड टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज। तो ये मोस्टली ना हमको OCPs के यूज की वजह से देखने को मिलता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के यूज की वजह से भी देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली ये OCPs के यूज की वजह से देखने को मिलता है। इस वजह से ये ज्यादा कॉमन किस में देखने को मिलेगा? तो रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में ये ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है, और मे रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली और रेप्चर। ठीक है, तो ये अपने आप रिग्रेस हो सकता है और इसमें रेप्चर का भी चांस रहता है। तो देखिए ये स्पॉन्टेनियसली अगर रिग्रेस हो जाएगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये रेप्चर होता है ना तो देखिए यहाँ पे हमको नॉन ट्रॉमेटिक हीमोपेरेटोनियम देखने को मिलता है। इस वजह से देखिए हमको एब्डोमिनल पेन और शॉक देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा हिपैटिक एडिनोमा। और देखिए अगर हमको हिपैटिक एडिनोमा देखने को मिल रहा है ना तो मोस्टली ये OCP की वजह से देखने को मिलेगा। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर से कम का है तो हम यहाँ पे सिर्फ OCP को स्टॉप कर देंगे, ये हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा कि OCP को स्टार्ट करने से ही ये अपने आप रिग्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया ना तो OCP स्टॉप करना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको सर्जिकल इसका रिसेक्शन करना पड़ेगा। तो ये हम बता दिए हिपैटिक एडिनोमा में कि अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो सर्जिकल रिसेक्शन करना पड़ेगा, और 2 सेंटीमीटर से कम है तो हम सिर्फ OCP
को स्टॉप कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये बिनाइन जो तीनों कंडीशन थी, हम तीनों की बात कर लिए, हिपैटिक हीमेंजियोमा, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया और हिपैटिक एडिनोमा। अब बात करते हैं हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की। तो देखिए हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा ऑल्सो कॉल्ड हिपैटोमा, तो हम इसको हिपैटोमा भी बोलते हैं, और मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर इन एडल्ट्स। तो प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये सबसे ज्यादा हमारे पास दो ही है, इन दोनों में सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ये हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। और देखिए एसोसिएटेड विद एचबीवी, ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस से बहुत ज्यादा एसोसिएट होता है। तो अगर एक सिंगल कॉज पूछा जाए तो हेपेटाइटिस बी वायरस से एसोसिएट होता है। और देखिए जो लिवर सिरोसिस होती है ना, लिवर सिरोसिस से भी ये एसोसिएट होता है, ठीक है, तो लिवर सिरोसिस से भी एसोसिएट हो सकता है। और वो सारे फैक्टर जो लिवर सिरोसिस कॉज करते हैं ना उससे भी एसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि ये लिवर सिरोसिस से एसोसिएट होगा, यानी जो जो फैक्टर्स होंगे लिवर सिरोसिस कॉज कराने वाले उससे भी एसोसिएट होगा, ठीक है। तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा हमको इन सारी कंडीशंस में देखने को मिलता है। तो देखिए ऑल अदर कॉजेज ऑफ सिरोसिस, तो सिरोसिस के दूसरे कॉज जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस है, इसी तरीके से अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, और ऑटो इम्यून डिजीज है, और हीमोक्रोमेटोसिस और विल्सन्स डिजीज और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। तो देखिए ये सारे जो है ये सिरोसिस कॉज कराते हैं, और सिरोसिस इन द एंड जो है ये कॉज कराता है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। तो सिरोसिस की वजह से हमको हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिला, इस वजह से ये सारे भी हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर होंगे। और उसका फिर देखिए बताया स्पेसिफिक कार्सिनोजेंस जो होते हैं ये भी हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज कराते हैं। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास अफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है, तो अफ्लाटॉक्सिन यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक कार्सिनोजन है जो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज कराता है। और ये देखिए अफ्लाटॉक्सिन जो होता है ये एस्परजिलस से सीक्रेट होता है, ठीक है, तो अफ्लाटॉक्सिन ये हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज कराता है। और उसको फिर हम फाइंडिंग की बात करें तो देखिए फाइंडिंग में हमको एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा और जॉइंटिस भी देखने को मिलता है, लेकिन जॉइंटिस जो होती है ना ये लेट साइन होती है, तो जॉइंटिस लेट साइन होगा और सिर्फ 10% पेशेंट में देखने को मिलता है। और टेंडर हिपैटोमेगली हमको देखने को मिलेगा है, क्योंकि यहाँ पे एचसीसी की वजह से लीवर की साइज बड़ी हो जाएगी, इस वजह से हमको टेंडर हिपैटोमेगली देखने को मिलेगा। और देखिए मे लीड टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्रीवियसली स्टेबल सिरोसिस, तो यहाँ पे हमको जो प्रीवियसली स्टेबल सिरोसिस थी ना उसका हमको डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे हमको एसाइटिस देखने को मिलेगा और पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सिरोसिस है, तो सिरोसिस अगर कंट्रोल है ना और तब हमको कुछ नहीं देखने को मिला है, लेकिन अगर सिरोसिस से कंट्रोल है इसके बाद ये एचसीसी में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे ये जो सिरोसिस कंट्रोल थी अब इसकी कंडीशन और डेंजर हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे हमको एसाइटिस देखने को मिलेगी और हमको पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस वगैरह देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि हेमेटोजेनस रूट से ये सेपरेट होता है। तो ये सारी चीज हो गई। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो कि जहाँ पे हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है ना वहाँ पे हमको स्क्रीनिंग करना पड़ता है, और स्क्रीनिंग में हम अल्ट्रासाउंड को प्रेफर करते हैं। वैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है हमारी ये ट्रिपल फेज जो होती है सिटी होती है, तो ट्रिपल फेज सिटी हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है डायग्नोसिस के लिए। लेकिन अगर कोई हाई रिस्क पॉपुलेशन है तो वहाँ पे हम ट्रिपल फेज सिटी पहले नहीं करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी जो स्क्रीनिंग के लिए होती है ये अल्ट्रासाउंड होती है। तो स्क्रीनिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी अल्ट्रासाउंड होगी, और डायग्नोसिस की कंफर्मेशन के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होगी ये सिटी होगी, और सिटी में ट्रिपल फेज सिटी ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी होगी। और यहाँ पे एमआरआई भी हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए हम बायोप्सी इफ डायग्नोसिस अनसर्टेन, तो अगर हमको इससे डायग्नोसिस नहीं देखने को मिल रही है, डायग्नोसिस में हमको कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे हम बायोप्सी भी कर सकते हैं एचसीसी के केस में। तो ये देखिए ये दिखाया गया, ये देखिए यहाँ पे हम एमआरआई में इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई, और यहाँ पे देखिए ये हमारा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा वैसे दिखाया गया, ठीक है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, और ये हमारी सिटी की फाइंडिंग हो गई। और उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरी मैलिग्नेंट कंडीशन की, हिपैटिक एंजियोसार्कोमा। तो देखिए हिपैटिक एंजियोसार्कोमा ये बहुत ही रेयर होता है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एंडोथेलियल ओरिजिन। तो ये एंजियोसार्कोमा से देखिए हमको पता चला कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा और एंडोथेलियल ओरिजिन का होगा, और एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू आर्सेनिक या विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड या आर्सेनिक के एक्सपोजर की वजह से हमको हिपैटिक एंजियोसार्कोमा देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। हमारा मोस्ट कॉमन जो होता है ये एचसीसी ही होता है, ठीक है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। और उसका फिर हम मेटास्टेसिस की बात करें जो कि सबसे ज्यादा कॉमन लिवर ट्यूमर होता है। और देखिए मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट लिवर ट्यूमर ओवरऑल, तो जितने भी लिवर ट्यूमर होते हैं मैलिग्नेंट ओवरऑल हमारा मेटास्टेसिस होता है। सबसे पहले शुरू में बताएं प्राइमरी की बात करेंगे तो हमारा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा, ओवरऑल बात करें तो हमारी मेटास्टेसिस होगी। और मोस्ट कॉमनली हमको मेटास्टेसिस जो देखने को मिलती है ना, तो देखिए प्राइमरी सोर्स इंक्लूड जीआई, तो मोस्ट कॉमनली हमको मेटास्टेसिस जीआई से देखने को मिलती है, और ब्रेस्ट से भी देखने को मिलती है, और लंग कैंसर से देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन सारी जगहों से देखने को मिलती है, और मोस्ट कॉमनली हमारी जो मेटास्टेसिस होती है ये जीआई से होती है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होती है, क्योंकि पोर्टल सर्कुलेशन से डायरेक्ट ये लिवर में आते हैं। तो इस वजह से हमको पोर्टल सर्कुलेशन यानी यहाँ जीआई के जितने भी ट्यूमर्स हैं इनकी मेटास्टेसिस सबसे पहले हमको लिवर में देखने को मिलेगी। और
उसका फिर यहाँ पे देखिए बताया गया मेटास्टेसिस आर रेयरली सॉलिटेटरी। तो जो मेटास्टेसिस यहाँ पे होती है ना, या मेटास्टेसिस जो ट्यूमर यहाँ लिवर में आ रहा है, ये सॉलिटेटरी बहुत कम ही केस में होती है। अक्सर क्या होता है कि लिवर के साथ साथ दूसरी जगह पे भी मेटास्टेसिस हमको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारा देखिए ये पूरा जो है लिवर ट्यूमर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो लिवर ट्यूमर में हम बताएं कि प्राइमरी लिवर ट्यूमर होता है और मेटास्टेटिक होता है। मेटास्टेटिक ये मोस्ट कॉमन है ओवरऑल। और अगर हम प्राइमरी में बात करें तो प्राइमरी में देखिए बिनाइन और मेलिग्नेंट दो तरह का होता है। बिनाइन में 3 टाइप के हमारे हो गए, हिपैटिक एडिनोमा, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया और हिपैटिक हेमेंजियोमा। हिपैटिक हेमेंजियोमा सबसे कॉमन होता है, सेकंड में फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया होता है और थर्ड पे जो होता है हमारा हिपैटिक एडिनोमा होता है। तो ये तीनों बिनाइन के केस में है, ठीक है। बिनाइन में सबसे ज्यादा कॉमन ये है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। और मेलिग्नेंट में बात करें तो मेलिग्नेंट में सबसे ज्यादा कॉमन हमारा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है और सेकंड पे हमारा हिपैटिक एंजियोसार्कोमा होता है। और ओवरऑल मोस्ट कॉमन प्राइमरी लिवर ट्यूमर पूछा जाए तो यहाँ पे हमारा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा। और प्राइमरी का वर्ड ना लगाया जाए तो मोस्ट कॉमन हमारा मेटास्टेसिस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।